अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे दोस्त अशर यासिर। शुक्रिया। नाज़रीन, जहाँ तक ब्रेकिंग न्यूज़ का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफा के बाद हिंदुस्तान में अब ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर नया नायब सदर जमहूरिया कौन होगा। इस सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है कि इस मरतबा बिहार से किसी को मुंतखब किया जाएगा, ताकि क्योंकि बिहार में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं और वहाँ के अवाम को ये मैसेज दिया जाए कि हम बिहार को अहमियत देते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस मरतबा नायब सदर जमहूरिया जनूबी हिंद का होगा और ओबीसी से ताल्लुक़ रखता होगा। तो बहरहाल हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक बयान दिया है और कहा है कि जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा है वो इंतहाई बदबख्ती की अलामत है, बदकिस्मती है। और उन्होंने इस सिलसिले में नाम पेश किए हैं बंडारू दत्तात्रेय के। बंडारू दत्तात्रेय के बारे में आपको बता दें कि वो तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं, सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के की कई मरतबा पार्लियामेंट में नुमाइंदगी कर चुके हैं और गवर्नर भी रह चुके हैं और हालिया अरसे के दौरान उन्हें गवर्नर के ओहदे से हटाया भी गया है। तो बहरहाल अब रेवंत रेड्डी ने कहा कि चूंकि ये तेलुगु बोलने वाली रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दो तेलुगु बोलने वाली रियासतें यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के एक रियासत को नायब सदर जमहूरिया का ओहदा दिया गया था वेंकैया नायडू की शक्ल में। और अब ये चाहते हैं रेवंत रेड्डी के बंडारू दत्तात्रेय को नायब सदर जमहूरिया के ओहदे पर फायज किया जाए। लेकिन ऐसा होगा ये तो दिखाई नहीं देता। ताहम ये ज़रूर दिखाई देता है कि बिहार से किसी एक को नायब सदर जमहूरिया का ओहदा दिया जाएगा और साबिक चीफ मिनिस्टर जो है ठाकुर, उनके बेटे को हो सकता है कि इस मरतबा जो कि मरकजी वजारत में शामिल हैं, मरकजी काबीना में शामिल हैं, उन्हें दिया जा सकता है ओहदे नायब सदर जमहूरिया। लेकिन जो भी मैं समझता हूँ कि कैरेक्टर वाला आदमी होगा उसे ये ओहदा कबूल करने में यानी शशोपेंच का मुजाहरा करेगा, हिचकिचाहट का मुजाहरा करेगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि जगदीप धनखड़ को बड़ी बेइज्जती से निकाला गया। वो बड़े जलील ख्वार होकर निकले और उन्हें वाज़ेह तौर पर कहा था कि मैं अगस्त 2027 तक इस ओहदे पर फायद रहूँगा और 24 से 48 घंटे पहले उन्होंने ये बात कही थी और उसके बाद उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। अचानक इस्तीफा क्यों दिया, इस पर भी सवालात उठ रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उस इस्तीफे पर खामोश क्यों हैं, इस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। और इस बात पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर जगदीप धनखड़ ने बीजेपी की कौन सी रग पर हाथ रख दिया था, दुखती रग पर के उनकी विदाई तकरीब भी मुनक्किद करने से गुरेज किया जा रहा है। तो बहरहाल हम चलते हैं हमारे साथी अशर यासिर की तरफ और पूछते हैं कि बिहार से किसको दिया जाने वाला है ये ओहदा। देखिए, सबसे पहले बीजेपी की जो कहानी हुई है कि बीजेपी अपने पत्ते जल्दी खोलती नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि अगर वो बिहार से किसी को देंगे भी तो फिर अभी बिहार में इलेक्शंस हैं, फिर पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है। और इस तरह से हम बात कर रहे थे कि रेवंत रेड्डी ने भी कहा था कि यहाँ का कोई होना चाहिए। तो अब ये भी देखना होगा कि बीजेपी किन किन लोगों के उसमें जाना चाह रही है कि किधर किधर से लोगों को लेना चाह रही है, क्योंकि अभी उनकी एक अपनी मुसीबत ये आई हुई कि उनका अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा। दूसरी फिर ये आ गई कि आपको वीपी भी अब बनाना है, इसके लिए भी जो है नोटिफिकेशन आई थिंक जारी हो गया है शायद, और उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है, जिस तरह बोला जा रहा था कि बीजेपी बिहार से किसी को लाएगी, तो सबसे पहले बात आई थी बीजेपी के एक लीडर हैं जिन्होंने कहा था कि बिहार के चीफ मिनिस्टर जो हैं नीतीश कुमार, अगर उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो बिहार जो है संवर जाएगा। तो अब पता नहीं वो नीतीश कुमार को वहाँ से हटाना चाह रहे हैं या जो भी कहना चाह रहे हैं ये उनका मन जानता है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी कि जिस तरह बोला गया कि आरिफ मोहम्मद खान भी हैं, आरिफ मोहम्मद खान को भी बनाया जा सकता है, तो अभी कयास बहुत लगाए जा रहे हैं। कयास तो गुलाम नबी आज़ाद के भी लगाए जा रहे थे, कयास जो है चंद्रचूड़ के भी लगाए जा रहे हैं, कयास जो है क्या बोलते हैं मुख्तार अब्बास नकवी के भी लगाए जा रहे हैं। कयासों का सिलसिला अभी भी जारी, लेकिन अभी तक कोई भी पत्ता खुल के सामने आया नहीं। अब किसको किसको अप्रोच किया जा रहा है ये भी अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि अप्रोच अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है, लेकिन कोई भी अप्रोच नहीं किया गया। वहीं दूसरी चीज़ ये है कि धनखड़ जब वीपी से इस्तीफा देते हैं उसके अगले दिन वो जा करके राष्ट्रपति से मिलते हैं अचानक, और वहाँ पे पता नहीं क्या बात होती है। उसके बाद उनकी जो फेयरवेल स्पीच है वो भी नहीं होती है। तो ये भी चल रहा है कि बड़े बेआबरू होकर त्रिकुचे से हम निकले, जिस तरह से उनको हटाया गया है वहाँ से। तो ये वाकई एक देश के लिए और पूरी क्योंकि इतना बड़ा देश है और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हर इंसान इस पे जो है डिस्कशन कर रहा है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ें थी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। और हालांकि ज़्यादातर लोगों के, अगर हम बात करें विपक्षी पार्टियों का,
तो यही कहना है कि इस्तीफा दिया नहीं गया, इस्तीफा लिया गया। अब क्या उसमें सच्चाई है, क्योंकि हम जिस तरह देखते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया था वो भी काफ़ी टाइम के बाद ट्वीट किया था कि हम आपकी दीर्घ आयु की कामना करते हैं। तो इससे ये भी एक चीज़ जाहिर होती है कि कोई भी उनसे खुश नहीं था, ऐसा लग रहा था। जी, आपने वो जो बात कही है, ख़ासतौर पर बिहार की अगर हम बात करते हैं तो नीतीश कुमार का पहले नाम लिया गया था, लेकिन अपोजिशन के खैमों से एक नाम लिया गया है, वो नाम है शशि थरूर का। शशि थरूर आप देखेंगे कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी रहे यूनाइटेड नेशंस के, और वो काबिल शख्सियत हैं। ताहम आप जो गद्दारी करते हैं, मैं समझता हूँ गद्दारों को काबिल नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि गद्दार कहीं पर भी गद्दारी कर सकते हैं, अभी गद्दारी करी नहीं ना पूरी तरह। जी, लेकिन नहीं, अगर वो जाते हैं, आप देखिए तकरीबन झुकाव उनका शशि थरूर का जो है वो बीजेपी की तरफ है, और ना होने के बावजूद भी बीजेपी इस तरह तासुर दे रही है कि वो बीजेपी की तरफ है। और आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान उन्होंने एक डेलीगेशन की भी क़यादत की थी, जो बैरून ममालिक गए थे, 7 डेलीगेशन गए थे, और ताकि हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ है इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी है उससे वाकिफ़ करवा जाए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया जाए। लेकिन आपको बता दूं कि मेरे ख्याल में ये जो डेलीगेशन गया था वो बिल्कुल नाकाम रहे। ये तमाम के तमाम डेलीगेशन पूरी तरह नाकाम रहे। उसमें असदुद्दीन अवैसी भी शामिल थे। असदुद्दीन अवैसी वहाँ पर अरबी बोलने की भी कोशिश करे, पता नहीं उन्हें अरबी आती या नहीं, लेकिन हाजा मजनून की बात की है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं हाजा मजनून का मतलब क्या होता है, ये पागल है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के डेलीगेशन तो रवाना किए गए, हंसी मजाक की गई, एंजॉय किया गया, वहाँ गाने गाए गए और वापस आ गए। किसी एक मुल्क में 31 कंट्रीज़ का इन लोगों ने दौरा किया, और किसी एक मुल्क ने ये नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं और पाकिस्तान के खिलाफ है। किसी ने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान की मजम्मत करते हैं, पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है, पाकिस्तान दहशतगर्दों को तरबियत फराहम करता है। किसी एक मुल्क ने भी ये बात नहीं की है। इसका मतलब यह है कि आप एक तफरीही मिशन पर गए थे और तफरीही मिशन यानी पूरा करके वापस हो गए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक इस तरह की खबरों का सवाल है, चलिए हम वाइस प्रेसिडेंट की तो बात करते हैं। अब जगदीप धनखड़ जो है वो बेचारे बीमार रहने लगे थे अपने आखिरी दौर में, यानी ओहदे के मियाद के आखिरी दौर में। उनका आखिरी दौर कब आएगा ये कोई नहीं बोल सकता, किसका आखिरी दौर कब आएगा ये कोई नहीं बोल सकता, कौन से दौरे पर जाएगा ये कोई भी नहीं बोल सकता। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं अमेरिका में। आप देखेंगे कि अजीब गरीब शख्स है, और जो बात करता है तो अजीब बात करता है। उसकी बात सुबह एक होती है, दोपहर एक होती है, और रात में एक होती है। अक्सर इस तरह के जो लोग होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो नफ्सियाती जो आर्जे होते हैं उसका शिकार होते हैं। इस सिलसिले में इस तरह के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन चलिए इस तरह के लोगों को छोड़ते हैं, बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर हैं, और आपको बता दूं कि अब हैरत का इजहार किया जा रहा है, खुद वो भी हैरत का इजहार कर रहे हैं कि मुझे सदर नहीं बनना चाहिए था। उन्होंने एक मरतबा ये भी कह दिया कि मुझे अगर पहले ही मालूम होता कि इस कदर हालात बुरे होते तो मैं सदर नहीं बनता। तो बहरहाल चलिए सदर तो बन गए बेचारे, और अजीब व गरीब फैसले करने लगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका में जो कोई बच्चा पैदा होगा उसे शहरियत का जो बुनियादी हक है, अमेरिकी दस्तूर ने जो हक दिया है, अमेरिकी कानून ने उसे जो हक दिया है, उस कानून पर अमल नहीं किया जाएगा, उस बच्चे को शहरियत नहीं दी जाएगी। अक्सर ये होता है अमेरिका में कि जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें फौरी पैदाइश के साथ ही शहरियत मिल जाती है। तो बहरहाल अब एक बहुत ही अच्छा फैसला आया है, और वो फैसला आया है 9th US यानी एक अदालत का, और उस अदालत ने ये कहा है कि ट्रंप की जो ये फैसला है उस पर वो रोक लगाती है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर हिंदुस्तानियों को राहत मिली होंगी, किस कदर तकरीबन दूसरे ममालिक खासकर मैक्सिको के जो लोग हैं तारकिन वतन हैं उन्हें राहत मिली होगी। और आपको ये जानकर हैरत होगी जैसे ही ये मालूम हुआ कि ट्रंप इस तरह का कानून लागू कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि 282 डेज होते हैं हम यानी प्रेगनेंसी के पूरे होने में, बच्चे के पैदा होने में। तो बहरहाल 282 डेज के बाद बच्चा पैदा हो जाता है, यानी 9 माह का वक्फा है ये। तो बहरहाल हिंदुस्तानी जो प्रेग्नेंट खवातीन थी उन्होंने वक्त से पहले ही जर्जियाँ करवा ली, इस डर से मारे कि उनके बच्चों को कहीं शहरियत से ना मिले। तो बहरहाल इस तरह की जो गैर इंसानी हरकतें होती हैं सदूर हो चाहे किसी भी ममालिक के, वो ये सोचे कि पहले इंसानियत सबसे पहले होती है। तो बहरहाल आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही सर, जिस तरह आपने अभी बात की कि इस तरह के फ़ैसले लिए जा रहे हैं, और जब से वो आए हैं तब से उल्टे सीधे फ़ैसले लिए जा रहे हैं। उसके बाद अब अगर उनका ख़ुद का ये कहना है कि अगर मुझे पता होता कि मैं जीत जाऊंगा या ऐसी चीज़ें हो जाएंगी तो मैं ख़ुद सदर नहीं बनता। लेकिन उसी बीच ये खबर सर हिंदुस्तान की है जो काफ़ी अहम है कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट जो केस था उस पर महाराष्ट्र सरकार की अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने
हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया। जी जी। इस तरह से हमने देखा कि जब वहाँ से उन लोगों को बरी किया गया था तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग जो थे, जो राजनेता थे, चाहे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हों या कुछ कांग्रेस के भी लीडर्स थे, शिवसेना यूबीटी के लीडर्स भी थे, जिनका बयान सामने आया था कि इस पर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट आज जब अर्जी गई तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो फैसला था उस पर रोक लगा दी। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा लोग जो अपनी उम्र की ज़्यादातर जो हिस्सा था वो जेल में बिता दिए थे, अब वो अपने घर जाने के लिए मतलब उनको बरी किया गया था। उसके बाद फिर ये इस तरह की रोक लगा दी गई। और इसमें एक चीज़ एक अहम ये भी है कि जो जांच एजेंसियां हैं उन पे क्यों नहीं सवाल उठता है, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि आपने विदाउट एनी सबूत इनको यहाँ क्यों रखा। जिस तरह से बोला गया था हाईकोर्ट की तरफ से कि दलीलें जो दी गई दलीलें उसमें जो है उतनी ज़्यादा पुख्ता चीज़ें सामने नहीं आई। वो जो दी गई दलीलें उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थीं जो मतलब उनको उस केस से जोड़ ही नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें वहाँ रखा गया। तो सर जिस तरह से बात की जा रही थी, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था या फिर और भी कुछ लीडर्स थे जो उनको सपोर्ट में आए, तो उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को, ख़ासकर मुसलमानों को ऐसे मामलों में घसीट करके उनकी ज़िंदगी ख़राब की जाती है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसने हाई कोर्ट के फैसले को जो रोक दिया उस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि हाई कोर्ट का जो फैसला था उस पर पूरे पे रोक लगा दी गई है, तो वो हमें नहीं लगता कि वो फिर अभी जा पाएंगे या फिर वो कितना और लंबा चलेगा। जी जी जी। जहाँ तक देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है, आपने देखा कि अक्सर मैं तो समझता हूँ कि इस तरह के जो फैसले होते हैं या हाईकोर्ट के जो भी फैसले होते हैं वो ख़ास तौर पर अगर हुकूमत के खिलाफ जाते हैं तो हुकूमत के चेहरे पर एक ज़ोरदार तमाचा है वो। जी जी। और जिस तरह से अभी हमने देखा कि बात चल रही है कि आप ये भी देखिए जांच एजेंसियों पे क्यों कार्रवाई नहीं होती। जी। जिन जांच एजेंसियों ने जांच की थी और अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उसमें हाईकोर्ट ने ये बात बोली गई वहाँ पे कि आपने जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें उन पे इल्ज़ाम उस तरह से जाहिर नहीं हो रहा है, फिर भी आप उन पे केस कर रहे हैं। और जांच एजेंसियां उस वक्त जो अफसर थे उन पे क्यों नहीं केस होते हैं? जी जी। आप एटीएस की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आपका इशारा एटीएस की तरफ है। और आपने देखा कि किस तरह 12 बेकसूर लोग हैं और 19 साल उन्होंने जेलों में गुजारे हैं। कोई मामूली बात नहीं होती। 19 साल एक बहुत बड़ी ज़िंदगी होती है। 19 साल में मुल्क बनते हैं, बिगड़ते हैं, ज़िंदगी आप देखेंगे कि किस तरह यानी तेज़ी से आगे बढ़ जाती है। तो बहरहाल 19 साल के अरसे के दौरान आप देखना कि किस तरह बेखुसूर लोगों को फंसाया गया। और ये भी सवाल किया जा रहा है कि जो तहत की अदालत है, खुसूसी अदालत है, खुसूसी अदालत के जजेस में क्या इंसानियत नहीं थी? क्या जजेस उस मियार के नहीं थे कि वो अच्छे और बुरे में तमीज़ करते? और हाई कोर्ट के जजेस क्या उनसे काबिल नहीं हैं? ये भी सवाल किया जा रहा है। तो बहरहाल हाई कोर्ट ने जिस तरह एटीएस के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा रसीद किया है, इस तरह के तमाचे महाराष्ट्र एटीएस पर हमेशा पड़ते रहे हैं। क्योंकि जब आप तासुब बरतेंगे, जानिबदारी बरतेंगे और मुसलमानों को निशाना बनाएंगे तो ये होगा। आप लेकिन कानून का कत्ल कर रहे थे आप। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो अपने आप को बोलती हैं, जो एमपी पे रह चुकी हैं, उन पे भी तो ये केस हुआ था ना, उनको भी तो जेल में जाना था। उनकी क्यों नहीं अभी तक? नहीं, उनको बीमारी हो जाती है, परेशान हो जाते हैं। एटीएस को कभी ये जहमत नहीं कर सकता एटीएस के उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत करे, या एटीएस का कोई ओहदेदार जाके उसके घर पे धावे करे, ये कुछ ही नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ मुसलमान अगर कोई दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार होता है या उसे गिरफ्तार करवाया जाता है, उसे फंसाया जाता है, तो आप जाके उसे गिरफ्तार करेंगे, अखबारात में दे देंगे और मीडिया ट्रायल उसका शुरू हो जाएगा। ये एक तासुब जानिबदारी का एक पूरा सिस्टम है। अब हाईकोर्ट के अगर जजेस इनके केस को सही तौर पर नहीं लेते तो ये बेचारे, उसमें से 5 तो सजाएं मौत के मुंतजिर थे, 7 सजाएं उम्र कैद के। तो आप अंदाजा कीजिए उनकी जिंदगियों का खात्मा हो जाता। पहले भी इन लोगों ने उनकी जिंदगी खराब कर दी है, तबाह करके रख दी है। 19 साल कोई मामूली अरसा नहीं होता। आप देखेंगे कि मालीगांव बम धमाके केस में एटीएस महाराष्ट्र ने इसे गिरफ्तार किया था, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, उसे जमानत दी गई, उसे आप देखेंगे कि एमपी बना दिया गया। क्यों बना दिया गया भाई? तो आपके पास तासुब है, आपके पास जानिबदारी है। और जितने भी जो निफाज कानून की एजेंसियां हैं उन्हें खबरदार हो जाना चाहिए, उन्हें ये सोच लेना चाहिए कि आज अगर वो इस तरह का तासुब बरतेंगे तो हो सकता है कि ये मुसलमान जो है कमजोर है और मैं समझता हूं कि बुज़दिल भी है और वो कोई बदला नहीं लेंगे, लेकिन कुदरत तो इंतकाम लेगी। उनकी औलाद जो है अगर उनके बेटों के साथ इस तरह का सुलूक किया जाए तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे? बिल्कुल सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी असम में भी यही चीज़ें चलने के, मुसलमानों को वहाँ का दोयम शहरी करार दिया जा रहा है और उनको हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन इस देश में सिर्फ असम ही ऐसी जगह नहीं जहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही। इस देश के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे मुसलमानों को
किसी ना किसी तरह परेशान किया जा रहा है। जी जी। अभी अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, मध्य प्रदेश में भी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। ये कहा जाता है कि अगर एक रैली जा रही थी बीजेपी की, उसमें किसी ने पानी गिरा दिया और फिर रैली में किसी ने बोला कि थूक दिया है, तो उसके घर को गिरा दिया गया बुलडोज़र से। इस तरह की चीज़ें चल रही। वहीं आप देखिए कि कोई इंसान किसी को मार देता है, मॉब लिंचिंग कर देता है, उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस वहाँ मौजूद होती है। देखिए कि बिल्कुल तासुर और जानिबदारी की बुनियाद पर चलने वाली कार्रवाइयाँ हैं। ये अच्छा है कि हिंदुस्तान की खुशकिस्मती है कि इस तरह के ईमानदार, दयानतदार जजेस भी होते हैं और ज़मीर फरामोश भी होते हैं। अब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमा आप देखिए किस तरह की ज़मीर फरोशी की गई है। क्या कहीं दुनिया में अक़ीदे की बुनियाद पर, यादें आप देखेंगे आस्था की बुनियाद पर फैसले दिए जाते हैं। ये आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया और अफसोस की बात यह है कि अदालत ने यह भी कहा कि जो मुजरिमीन थे उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आप अदालत मान रही है कि वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद शहीद हुई, फिर उसके बाद आस्था की बुनियाद पर आप फैसला हिंदू फरीक के हक में देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है और गलत रहेगा। और हो सकता है कि अब आप देखेंगे कि चंद्रचूड़ की बात की जा रही है कि उन्हें नायब सदर जमहूरिया भी बनाया जा सकता है। पता नहीं है उन्हें किसका इनाम दिया जाएगा। कई ऐसे मुतनाज़ चीज़ें थी जिसका इनाम उन्हें मिल सकता है। तो बहरहाल एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बार बार दौरे करते हैं और दौरों के लिए बहुत ज़्यादा शोहरत रखते हैं। वो अपने अपोजिशन का कहना है कि वो घर में टिकते ही नहीं है और ना घर में अपने कदम टिकाते हैं, बल्कि जैसे ही घर में आते हैं यानी हिंदुस्तान में आते हैं फिर बाहर चले जाते हैं। उन्हें मणिपुर का ख्याल है ना तबाहशुदा चीज़ों का ख्याल है, वहाँ नहीं जाते। यहाँ तक पहलगाम का दौरा करने से भी उन्होंने गुरेज किया था। तो बहरहाल अब आपको लिए चलते हैं बरतानिया में हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान माहिदा हो चुका है। और आपको ये भी बता दें कि जो बरतानिया है तकरीबन सालाना जो इंपोर्ट करता है अशिया हिंदुस्तानी मसनूआत, उसकी मालियत 11 बिलियन यूरो है। तो बहरहाल अब ये कहा जा रहा है कि ग्रेटर मार्केट यानी पूरी वसीतर मार्केट बरतानिया हिंदुस्तान के लिए खोल रहा है। और इस सिलसिले में ख़ास तौर पर जो आप देखेंगे कोल्हापुरी चप्पल जो होती है, बनारसी साड़ी जो होती है, और वो उस सिलसिले में आप देखेंगे कि इंपोर्ट की जाएगी, यानी बरतानिया इंपोर्ट करेगा हिंदुस्तान से और वो मार्केट खोल दी जाएगी। लेकिन एक बात ज़रूर है, अब एक खबर ये भी आई है शरिया से कि वहाँ पर बरतानिया के कम अज़ कम 50 अरकान पार्लियामेंट ने या साबिक़ अरकान पार्लियामेंट ने एक लेटर लिखा है हुकूमत बरतानिया को कि उन्होंने कहा कि अब फ़लस्तीन को तस्लीम करने का वक्त आ गया है, आपको फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि इसराइल इंतहाई दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है। इसराइल की किसी भी तरह तायद नहीं की जा सकती, इंसानियत के खिलाफ उसके मज़ालिम हैं। और आप देखेंगे कि वो लाशों को भी शहीद कर रहा है, जो शोहदा हैं उन्हें फिर दोबारा शहीद कर रहा है, उनके खबरों पर बमबारी कर रहा है, उनके जो बाक़ियात है उनकी तौहीन कर रहा है। और उनकी आप देखेंगे कि किस अंदाज में इंसानियत को और क़ानून से खिलवाड़ कर रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि हर रोज़ वहाँ पर 70-80 जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो रहे हैं। और उनमें अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो फाक़े कशी का शिकार हैं, भूख का शिकार हैं, जो खाने के एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। और इसराइल उन्हें रोटी देने के बजाय उन्हें गोली दे रहा है, उन पर बमबारी कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जालिम का जो जुल्म है हमेशा वो बरकरार नहीं रह सकता और ऐसा ही इसराइल भी जलील हो रहा है। जी सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे खाने को लेकर के परेशानियाँ हैं और ये भी खबरें आई हैं, वीडियोस भी सामने आई हैं कि खाना नहीं होने की वजह से कुछ लोगों की मौतें भी हुई हैं। और वहाँ की जो प्रेग्नेंट ख़वातीन उनके लिए भी परेशानियाँ हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए परेशानियाँ पैदा हो रही हैं। लेकिन इसराइल की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं, अभी हमने देखा कल भी जो अटैक किया गया, उससे पहले भी जो अटैक किया गया था, उसमें काफ़ी लोगों की मौत हो रही है, मतलब काफ़ी लोग शहीद हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा कि बरतानिया के काफ़ी ज़्यादा जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है उन्होंने ये बात कही, तो वाकई इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और इस पर जो है डोनाल्ड ट्रंप को भी सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, या हम करना क्या चाह रहे हैं। या दुनिया जो है, जब ये तारीख़ आगे कोई पढ़ेगा तो इसमें कि कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनके बारे में ये ज़रूर कहा जाएगा कि ये ममालिक जो थे उस वक्त उनका साथ नहीं दे रहे थे, जो मजलूम थे। तो ये चीज़ें काफ़ी अहम है कि अगर इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं वो अगर इन चीज़ों पे बोलते हैं और अब एक कड़े अंदाज में बोलते हैं तो उसका असर ज़रूर पड़ता है। लेकिन अगर बात की जाए अमेरिका की तो जो है डोनाल्ड ट्रंप पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। वो जो है उस पर टैरिफ बढ़ा देंगे, फिर वो उस पर और चीज़ें बढ़ा देंगे या फिर उस हिसाब से बयान देंगे कि उनकी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। जिस तरह से हमने देखा कि ब्रिक्स पे भी उन्होंने बयान दिया था, ये कहा गया कि ब्रिक्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उस पर टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी शुरू की अमेरिका के जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं अभी, उन्होंने
कि जो वहाँ के जो जिन लोगों ने आपको वोट दे के जिताया है, आप उन्हीं के खिलाफ उतर गए हैं फिर, और फिर वो लोग भी आपके खिलाफ उतरेंगे। जिस तरह से हमने देखा कि जब ईरान के बेस पे अटैक किया गया था, उस दौरान अमेरिका में एक अच्छी खासी तादाद में लोग बाहर निकले थे और जो है क्या बोलते हैं उसका जो है वो किया था, प्रदर्शन किया था कि आपने वहाँ पे हमला क्यों किया। तो अगर इस तरह से भी वहाँ की जनता बाहर निकलती रही तो मुझे नहीं लगता कि 5 साल अपने जिस तरह से ये सोच रहे थे उस तरह से ये ले पाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ की खबर ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, इसलिए कि एक रूसी तैयारा जिसमें तकरीबन 50 लोग सवार थे लापता हो गया है, उसका पता नहीं चल रहा है। ये तैयारा रूसी इलाके अमूर में से लापता हुआ है और अपना जो राब्ता है वो खो चुका है। और ये भी कहा जा रहा था कि ये तैयारा चीन जा रहा था, इसमें 50 अफराद सवार थे जिसमें 5 बच्चे भी शामिल है और 43 जो है मुसाफिरीन शामिल है और 6 के बारे में बताया जाता है कि वो अरकान अमला थे, यानी 49 है। लेकिन जो खबरें यहाँ हमारे तक आ रही है उसमें बताया गया है कि 50 अफराद इसमें शामिल थे जिसमें 6 अरकान अमला भी शामिल हैं। तो बहरहाल इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, हो सकता है कि यूक्रेन रूस जंग का भी नतीजा हो या फिर किसी टेक्निक की खराबी का भी नतीजा हो सकता है। वैसे भी ये कहा जा रहा है कि अब इंटरनेशनल लेवल पर बोइंग और एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के दरमियान बहुत ज़्यादा यानी तनाज़ात चल रहे हैं, जंग चल रही है और टेस्ला चाहता है कि नासा पर कब्जा कर रही है, जो नासा के जो प्रोजेक्ट्स है वो खुद ले। और नतीजे में आप देखेंगे कि बोइंग के जो तैयारे हैं उनको भी बदनाम किया जा रहा है, बोइंग को भी बदनाम किया जा रहा है। हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि किस तरह हमारी रियासत गुजरात के अहमदाबाद में जो तैयारा गिर पड़ा था वो बोइंग का तैयारा था और उसके बाद बोइंग काफ़ी बदनाम हो गया है। तो बहरहाल अब ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई बहुत बड़ी साजिश है जिसके जरिए बोइंग के तैयारों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये सबूताज की कार्रवाई भी हो सकती है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि किसी पायलट ने स्विच बंद कर दिया, कोई पायलट ने स्विच खोल दिया, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन असल वाकया ये है कि बोइंग और टेस्ला एलन मस्क के कंपनी के दरमियान तनाज़ा चल रहा है और रसाकशी चल रही है और नासा जो अमरीकी तंजीम है उसके जो प्रोजेक्ट्स है उसके हुसूल में दोनों में मुकाबला चल रहा है। अब देखना यह है कि किस तरह ये बोइंग और टेस्ला का जो की लड़ाई है वो कहाँ तक पहुँचती है। लेकिन उसके लड़ाई के जरिए कि साजिश के तहत अगर किसी तीसरी दुनिया के ममालिक को निशाना बनाया जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सही सर, जिस तरह से हमने देखा कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके बाद क्या सिचुएशन थी वहाँ पे, अभी हमने देखा कि ठीक उसी तरह की सिचुएशन बांग्लादेश में भी हुई थी। जो सेना का जो विमान था 31 हो गई वहाँ, तो 31 लोगों की मौत हो गई। और लेकिन एक खबर और कल भी ये भी आई थी कि जब अहमदाबाद वाला जो प्लेन हमारा यहाँ क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, उसकी एक डेड बॉडी जो है वो लंदन जो भेजी गई वो गलत थी। जी हाँ, किसी और की डेड बॉडी किसी और को भेज दी गई। तो ये भी चीज़ें आपको जो है कहीं ना कहीं परेशान करती हैं कि भाई उसके बाद आपके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं कुछ भी पता नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपने बोला कि एलन मस्क उनकी अपनी लड़ाई चल रही है। जी हाँ। और उनकी अपनी लड़ाई में जो है जनता अलग पिस रही है। जी हाँ। और पिस नहीं रही, जनता अपनी जान से हाथ धो रही है। इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही। तो इन चीज़ों पे भी इंसानियत के नाते सोचना चाहिए कि आप किसी भी मासूम इंसान को क्यों परेशान कर रहे हैं। जी, ये बात भी सही है। लेकिन आप यासर देखेंगे कि चलिए हम पॉलिटिकल जो खबरें हैं या इंटरनेशनल लेवल पर जो खबरें हैं, फ़लस्तीन के बारे में भी हमने बताया है, लेकिन हालिया अरसे के दौरान ये देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान में बीवी के हाथों शौहरों के कत्ल हो रहे हैं और ये बड़े पैमाने पर हो रही है। कोई बीवी अपने आशिक के साथ भागने से पहले शौहर को कत्ल करके दफन कर रही है और उसे छुपाने के लिए नए टाइल्स भी लगा रही है। और कोई बीवी है कि शौहर को जहर देती है, कोई बीवी है कि शौहर का कत्ल करवा देती है। तो इस तरह के जो हालात हो रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि औरतें भी अब खतरनाक हो गई हैं, खासतौर पर बीवियाँ। आप क्या कहते हैं? हो सकता है ऐसा हो गई हूँ, क्योंकि अभी जो खबरें सामने आ रही उसमें जी जो खबरें सामने आ रही उसमें यही आ रहा है कि हर रोज़ एक ऐसी खबर सामने आ जाती है कि आपका दिल दहल जाता है कि आप शादी करें कि ना करें। और जिन्होंने करी है उनका अलग अपना मसला होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस पे भी गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। और जिस तरह से महिलाओं के लिए जो दहेज उत्पीड़न का जो केस होता है उस पर जो कानून लेके आए हैं उसी तरह का कानून यहाँ पे आने चाहिए। मैं समझता हूँ सबको इंसाफ देना चाहिए, ना महिला सोचना चाहिए, ना ये जो है मर्द सोचना चाहिए, बल्कि इंसाफ के बारे में सोचना चाहिए। तब कहीं जाकर इंसाफ हो सकता है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना न्यूज़ प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।